आवाज आ रहा है? आवाज? कैन यू हेयर मी? दक्ष? हेलो 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 कैन यू हेयर मी? यस, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है क्या आपको? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, द सेकंड लास्ट। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ खास डेरिवेशन वगैरह पार्ट नहीं है। राइट, सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, राइट, जहाँ पे एटम और न्यूक्लिया इनके बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियस इज ऑफ एटम, राइट, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे हम बोलते थे, राइट, या बोलते हैं, राइट। लेकिन एटम के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब that we can that
small atoms are sorry small particles inside the atom like electrons, protons, and what you can say neutrons. These are obviously smaller than this, right? So still we can say that atoms are the smallest particles. Nuclei, that is a plural form of nucleus. So nucleus और atoms इसके बारे में हम हमें यहाँ पे ये चैप्टर में बात करते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में यहाँ पे इस वन शॉट वीडियो में इस सीरीज में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच. हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? जैसे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल मतलब वो रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है. सो आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी, इट कीप इट इन माइंड, राइट? और इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे डेरिवेशंस है उसके बारे में हम देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले है हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो हम अभी भी यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. इसके कुछ तीन पोस्टुलेट्स है. क्या कहते हैं तीन पोस्टुलेट्स? पहला पोस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना? सर्कुलर ऑर्बिट के फॉर्म में वो रिवॉल्व होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. अब अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है कि डेफिनेटली वो गोल घूम रहे हैं. गोल घूम रहे हैं मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव. तो ये चार्ज पार्टिकल्स हो गए. तो इन दोनों पार्टिकल्स मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताता है? दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है? mv स्क्वायर बाय r. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है? इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, isn't it? फिर वो nth पार्टिकल nth ऑर्बिट के हिसाब से हम बाद में देखेंगे. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट गिवन बाय द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है. सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? दैट द इलेक्ट्रॉन्स, अब किसी एक आधे एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट रहेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना. वो तो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. उस हिसाब से वो अलग अलग शेल्स में अलग अलग ऑर्बिट में वो डिवाइड होते हैं. तो इस हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस जो है, उसके रेडियस इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट की रेडियस ये भी कैसी रहेगी? वैरी करेगी. ये इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. और ये अगर वैरी हो रही है तो उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो दैट इंटीग्रल दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स विल डेफिनेटली हैव अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना? पार्टिकल उस पार्टिकल के पास मतलब इलेक्ट्रॉन के पास उसका एक एंगुलर मोमेंटम रहेगा क्योंकि वो एंगुलर फैशन में रोटेट हो रहे हैं. सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हर एक इलेक्ट्रॉन के पास उसकी एक स्पेसिफिक रेडियस रहेगी, राइट? And the angular momentum of those electron is nothing but integral multiple of h by 2 pi, where h is nothing but the Planck's constant, whose value h being the Planck's constant, whose value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, राइट? ये उसकी वैल्यू होती है. तो दिस इज नथिंग बट योर सेकंड पोस्टुलेट. और तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, राइट? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट मतलब स्विचिंग ऑफ ऑर्बिट, इसके बारे में बताता है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन इट विल एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और वो एनर्जी कितनी रहेगी? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन दोज टू ऑर्बिट्स. मान के चलते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन jumps from mth orbit to
nth ऑर्बिट, राइट। mth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में अगर वो जंप कर रहा है तो डेफिनेटली mth ऑर्बिट ये हायर ऑर्बिट हो गया, दैट इज m इज ग्रेटर देन n। तो एनर्जी जो वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो कैसी रहेगी? इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस अमाउंट में रहेगी, मतलब ई एम माइनस ई एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि वो फोटॉन्स के फॉर्म में वो एनर्जी एमिट करेगा। तो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट? ई एम माइनस ई एन इज इक्वल्स टू ई फोटोन क्या रहता है? एच इंटू न्यू। So this is what the third postulate of the Bohr's atomic model। ठीक है, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं सेक्शन बी में, राइट। बहुत बार पूछा भी है तो ध्यान में रखना। द नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स का ही यूज करेंगे और उसके पोस्टुलेट्स का ही यूज करेंगे। कौन से पोस्टुलेट्स का यूज करेंगे? तो रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट, according to first postulate of Bohr's model, क्या कहता है फर्स्ट पोस्टुलेट? दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज एफ ई। एंड देयरफॉर एफ सी पी मतलब एम वी स्क्वेयर बाय आर रहेगा, विल बी इक्वल टू एफ ई मतलब इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, है ना। फोर्स के इक्वेशन में ये कूलम्स लॉ है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, विच इज एनालॉगस टू द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो ये मास किसका रहेगा? देयरफॉर m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। वेलोसिटी किसकी रहेगी? वेलोसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन nth और इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट, तो ये हो जाएगी वी एन, राइट। और रेडियस की किसकी रहेगी? ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की, तो ये आर के जगह पे, आर के जगह पे हम लिखेंगे आर एन, राइट। Q1 और Q2, राइट, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो उनके अराउंड रोटेट हो रहा है उनका चार्ज, ये कैसा रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि अगर मान के चलते एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट बस पोलैरिटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन का के पास तो कोई चार्ज नहीं रहता है, तो ओवरऑल मास ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ये किसके वजह से मिलता है न्यूक्लियस को? प्रोटॉन के वजह से। तो Q1 और Q2 ये कैसे रहेंगे? दे विल बी इक्वल टू, ई ले लेते हैं, ई के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, तो Q1 और Q2 की जगह पे ई रख देंगे, राइट, और आर के जगह पे आर एन। तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में अगर पुट अप करते हैं तो दिस इक्वेशन बिकम्स, हाउ दिस इक्वेशन विल बिहेव? So it will be therefore m के जगह पे mass of electron into Vn square by Rn is equals to 1/4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 के जगह पे E into E square divided by R के जगह पे Rn square। अब ये Rn हम कैंसिल कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद करते हैं, राइट। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या एटॉमिक नंबर, क्या सभी एलिमेंट्स के सेम रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। इसलिए इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ z। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, एम ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? सेकेंड पोस्टुलेट से, बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और वो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आर एन के फॉर्म की इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉरी ये वी एन के जगह पे रखेंगे, और वहां से हम आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
right? So but by second postulate, obviously बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से दैट एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर, तो ये एम ई वी एन इंटू आर एन इज इक्वल टू एम ई वी एन आर एन इज इक्वल टू एन इंटू एच बाय 2 पाई। यहां से क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एन। तो वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज एन इंटू एच बाय 2 पाई। ये एम ई इंटू आर एन इधर आ जाएगा, तो एम ई इंटू आर एन हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू। इसको उठाएंगे इस इक्वेशन में से, दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, राइट। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर पुटिंग Vn in equation 1, so from equation 1 what we'll get, we get, रख देते हैं ये एम ई वी एन स्क्वायर, एम ई वी एन स्क्वायर, और वी एन की वैल्यू ये आई है, उसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एम ई, अच्छा सॉरी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में एक और आर एन है, ये आर एन और इस आर एन का स्क्वायर, तो आर एन क्यूब हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो व्हाट विल गेट, कैंसिल करने के बाद कुछ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एम ई यहाँ से कैंसिल हो गया, राइट, 4 कैंसल, एक एक पाई कैंसल, राइट, आर एन स्क्वायर कैंसल, राइट, एनीथिंग एल्स गेट्स कैंसल्ड, नो, हमें आर एन चाहिए, तो पहले जो बचा है वो लिख लेते हैं, इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर पाई बचा, एम ई बचा, इंटू आर एन बचा, विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो यहां से हमें आर एन चाहिए, तो आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो आर एन इज इक्वल टू, ये आर एन को इधर भेज देंगे, बाकी सब कुछ इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आर एन इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर नीचे आएगा, तो जेड ई स्क्वायर पाई एम ई, जेड ई स्क्वायर पाई इंटू एम ई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ radius of the electron in the nth orbit, right, where n is nothing but equals to what, the orbit number, h is Planck's constant, epsilon 0 is permittivity of free space, z is atomic number, e square is nothing but the charge square, pi is obviously constant, mass of electron, right, so n square h square epsilon 0 divided by z square, sorry, z e square pi into me, this is nothing but your equation of radius, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहां से सिमिलरली से दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट, सिमिलरली यहाँ पे हमने जो किया है वैसे ही वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या आएगी, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट से वी एन निकाला और आर एन फाइंड आउट किया, अब हम आर एन निकाल सकते हैं। आर एन की वैल्यू जो आएगी यहाँ से क्या आएगी, एन एच बाई 2 पाई एम ई वी एन, ये उसको उठाएंगे और ये आर एन के जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें वेलोसिटी मिलती है, एंड दैट वेलोसिटी इक्वेशन इज सिमिलरली वी एन इज इक्वल टू एन इंटू एच बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी,
that value will be equals to z into e square, z e square upon 2 epsilon 0 n into h, है ना। वैसे हमारा हेडिंग था रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसीलिए हमने यहाँ पे वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये नहीं भी कैलकुलेट किया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन इंटू एच, ये हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आर एन निकालो, वो आर एन की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो बोहर एटॉमिक मॉडल के, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन 2 को, जो हमें फाइंड आउट करना था, उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो n इज नथिंग बट द ऑर्बिट नंबर, तो वो वेरी करेगा। h की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, z फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज 1, ई स्क्वायर की वैल्यू मतलब ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। उनको अगर हमने फॉर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो rn की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देयरफॉर फॉर हाइड्रोजन एटम दिस Rn will be equals to, Rn की वैल्यू हमें मिलती है 0.053 नैनोमीटर, है ना। यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, राइट। तो इट इज Rn is equals to 0.053 नैनोमीटर, मतलब 10 to the power -9 मीटर, इतनी वैल्यू रहती है Rn की, राइट। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन, तो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट Rn इज इक्वल टू, ये n की वैल्यू वेरी कर सकती है ना, है ना, n की वैल्यू वेरी, n इक्वल्स टू 1, तो बाकी h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 z अपॉन z स्क्वायर पाई m ई, ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज a0 into n स्क्वायर, राइट, वेयर a0 is nothing but equals to h square epsilon 0 by e square pi me, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने के बाद कौन सी एनर्जी रहेगी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी रहेगी, राइट। तो टोटल एनर्जी मतलब कौन सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम जिसको बोलते हैं। सो द therefore the total energy of electron is equal to sum of kinetic energy and potential energy, right, मतलब is equals to ke, that is kinetic energy, plus pe, that is potential energy। तो टोटल एनर्जी को हम E से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ me, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर मतलब वी एन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी सेम, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रहेगा सिर्फ आर एन, क्योंकि वो फोर्स था, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू याद आ रही होंगी तो Q1 Q2 अपॉन R12 R23 ऐसे लिखते थे। और ये पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आता है माइनस साइन, ठीक है। तो देयरफॉर ई की वैल्यू क्या आएगी, इट इज हाफ me v n स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, अब हमें क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाय आर एन, इसकी वैल्यू हमें ये इस डेरिवेशन से मिल जाएगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, बाद में इसको निकाल दूंगा। ये हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर एन चाहिए, तो ये आर एन और यहाँ से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, हमें वही चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। तो इधर बचा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आर एन कैंसिल होने के बाद
MEVn², तो वो उधर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे Me/VN², इट इज, ठीक है, MEVn²। अब हाफ MEVn² माइनस MEVn² इज E इक्वल्स टू हाफ MEVn², लेकिन ये बड़ी वैल्यू है MEVn² माइनस, ये अगर करेंगे तो ये हमें मिलेगा, तो ये बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, दैट इज माइनस, तो Me/VN² आ जाएगा ये, ठीक है। और Vn का इक्वेशन क्या है, बट Vn दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, अभी हमने देखा था, दैट इज Ze² डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन 0 n इंटू h, राइट। ये Vn की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रख दी तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर I call this as इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में Vn की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट विल गेट, E is nothing but equals to minus Me as it is Vn², तो Vn² मतलब Z² e⁴ डिवाइडेड बाय, ये 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8, राइट। इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इधर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ε0² n² h², ठीक है। आपके कुछ लोगों के किताबों में, पुरानी किताबों में यहाँ पे ε0² नहीं है, तो वहां पे ε0² रहेगा, ठीक। तो ये एनर्जी की वैल्यू आ गई -me(z²) e⁴ अपॉन 8 ε0² n² h², दिस इज। अब यहाँ पे भी अगर हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं, क्या, me e², सॉरी me e ε0 h, इन सब की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये E का इक्वेशन हमें मिलता है, देयरफॉर बाय substituting the values of Me, then E, then ε0 and h, we get, what will get, E is equal to -13.6, ऊपर में Z² डिवाइडेड बाय नीचे में n², so this is what the value we will be getting। जैसे जैसे लेवल है ना बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ये वैल्यू जो है एनर्जी की ये बढ़ते जाएगी, है ना, क्योंकि निगेटिव आई है, ये सबसे कम रहेगी, मतलब फर्स्ट लेवल के लिए ये n की वैल्यू अगर 1 करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम वेयर z इज इक्वल टू 1, इट बिकम्स -13.6, वो एनर्जी डायग्राम भी दी है वहां पे, राइट। तो -13.6, फिर n की वैल्यू 2, लेवल बढ़ गई 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो कम होगी, लेकिन टूवर्ड्स जीरो जा रही है, मतलब वो बढ़ रही है, निगेटिव है, राइट। इससे छोटा नंबर इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है। ऐसे करते करते एन की वैल्यू 3 4 5 6 अप टू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तब ये एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज आई कॉल योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे और थर्ड पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे। क्या कहता है थर्ड पोस्टुलेट, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है, it will emit the amount of energy which is equals to the it will emit the difference amount of energy between the higher orbit and lower orbit which is equals to the energy of photons, है ना, लाइट के फॉर्म में एमिट करता है। तो therefore by Bohr's third postulate, when electron jumps from
हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट की लेवल में m बोलते हैं हम टू लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट मतलब n, then the difference amount of energy is released in the form of photons. photons मतलब that is light, राइट। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करता हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, निगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए, इट बिकम्स एम ई जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू, ये एन स्क्वायर जो है ये कौन बड़ा है, एम बड़ा है ना। एम इज ग्रेटर देन एन, तो ये डिनोमिनेटर में है, एन की एन कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में, मतलब एम भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसका स्क्वायर और बड़ा होगा। और छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी। तो पहले एन स्क्वायर आएगा, बाद में एम स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/n² माइनस 1/m², ठीक है, 1/n² माइनस 1/m²। अब हम यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन होती है h इंटू न्यू। देयरफॉर इस E के जगह पे h इंटू न्यू रख देंगे, विल बी इक्वल्स टू me जेड स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/m², राइट। h इंटू न्यू में h को एज इट इज रखते हैं, तो न्यू मतलब क्या होता है, c बाय लैम्बडा, है ना। c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, राइट। v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, n मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के जगह पे हम यहाँ पे न्यू यूज करते हैं, तो हमारे पास न्यू है, तो न्यू अगर निकालते हैं इट इज c बाय लैम्बडा हो जाएगा, वो यहाँ पे रखते हैं c बाय लैम्बडा, तो विल बी इक्वल्स टू me जेड स्क्वायर e पावर राइट हैंड साइड एज इट इज अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/m²। यहाँ से 1/लैम्बडा हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इट बिकम्स c, मतलब 1/लैम्बडा ही रखेंगे, तो देयरफॉर 1/लैम्बडा इज इक्वल टू h इंटू सी नीचे जाएगा, तो me जेड स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू h इंटू h क्यूब इंटू सी, तो c इंटू h क्यूब इंटू 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। एंड बट यहाँ पे ये जेड स्क्वायर को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सब कुछ एक कांस्टेंट रहेगा, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड एच इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे कैसे कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट होती है। तो बट एम ई इंटू ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब इज इक्वल्स टू आर, या आर एच भी हम इसको यूज करते हैं, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट। तो इसके जगह पे वो रखेंगे, तो देयरफॉर योर इक्वेशन बिकम्स 1/लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू
जेड स्क्वायर को छोड़ दिया तो आर एच इंटू जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, राइट। आर एच, ये पूरे जेड स्क्वायर को छोड़ा था तो जेड स्क्वायर एज इट इज लिखे। अभी आर एच आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। ये इक्वेशन अच्छे से ध्यान में रखना, वेवलेंथ का कैलकुलेशन करने के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट मस्ट बी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से एनर्जी पूछा था लेकिन हमने वेवलेंथ तक के फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये भी सवाल 4 मार्क के लिए सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन डी में पूछते हैं। द नेक्स्ट इज डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन? डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन जैसे कि डी ब्रॉय के हिसाब से जो पार्टिकल्स रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसको पार्टिकल न कंसिडर करते हुए वेव नेचर के हिसाब से अगर कंसिडर करते हैं तो दो दैट वेव नेचर, मतलब वो वेव, मतलब दैट इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल कंसिडर करने से अच्छा वेव के फॉर्म में कंसिडर करो, ये उसका कहना था। मतलब इंस्टेड ऑफ पार्टिकल नेचर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, ये डी ब्रॉय ने कहा, राइट। तो वो क्या बोला है वो लिख देता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग बाय अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल, मतलब पार्टिकल नेचर, उसका कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स एज अ वेव, और ये वेव कौन सी, दैट इज स्टेशनरी, मतलब ही स्टैंडिंग वेव, दैट इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। दैट इज, मतलब क्या, तो उसने वेव नेचर कंसिडर करो ये बोला था। तो अगर वेव नेचर कंसिडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में हमें डायग्राम दी है, राइट, वो फोर्थ ऑर्बिट की डायग्राम दी है, मतलब इधर डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। इस सर्कुलर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन के वेव के फॉर्म में अगर इसको कंसिडर करते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट के हिसाब से उसके पास 4 लूप होने चाहिए, 4 कंप्लीट लूप, आई मीन 4 फुल वेव्स, 4 फुल स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो ये यहां से अगर मैं वेव का मोशन स्टार्ट करता हूं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, है ना, ये 8 आ गए, राइट। इसको स्टेशनरी वेव के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। हो गए 4 कंप्लीट वेव्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 लूप हमने ड्रॉ किए, मतलब 4 कंप्लीट वेवलेंथ ड्रॉ की है स्टेशनरी वेव की या स्टैंडिंग वेव की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में गोल 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 ना घूमते हुए वो स्टेशनरी वेव के फॉर्म में रोटेट हो रहा है, ये
कंसीडर करो, ये उसका कहना था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट must be equals to integral multiple of wavelength। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ कंसीडर करो बोले, तो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट मतलब क्या, तो सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मतलब n इंटू लैम्डा n, लैम्डा मतलब nth ऑर्बिट की वेव की वेवलेंथ, और सरकमफरेंस मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर एन विच इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा n। ठीक है, तो ये यहां से अगर मैंने लैम्डा एन वगैरह निकाल लिया तो व्हाट विल गेट, सो देयरफॉर लैम्डा एन अगर निकालता हूं तो लैम्डा एन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एन बाय एन, ये हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रहेगा, वो एंगुलर मोमेंटम के को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, L is equals to Ln is equals to linear momentum multiplied by Rn, that is परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस। तो यहाँ से P निकाल सकते हैं हम, P क्या होता है, यस व्हाट इज Pn, बट P is equals to h बाय लैम्डा n होता है ना, P इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा n। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर हमने रख दी तो एंगुलर मोमेंटम Ln इज इक्वल्स टू h इंटू आर एन अपॉन लैम्डा n हो जाएगा, और लैम्डा n की वैल्यू ये इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इक्वेशन 1 से अगर पुटअप करते हैं तो Ln इज इक्वल्स टू h इंटू आर एन अपॉन लैम्डा n मतलब क्या आएगा 2 पाई आर एन अपॉन एन, इट इज 2 पाई आर एन अपॉन एन हो जाएगा है ना, ये इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर एन कैंसल, एन ऊपर चला जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम एल एन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू एन ऊपर गया तो इट इज एन इंटू इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स क्या रहेगा h बाय 2 पाई बचा, इट इज एल एन इज इक्वल्स टू एच एन इंटू एच बाय 2 पाई हो गया। दिस इज नथिंग बट बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, जो कि डी ब्रॉय ने प्रूव करके बताया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट चीज साइजेस ऑफ द न्यूक्लियर। अब साइज ऑफ न्यूक्लियर कैसे पता चल सकता है, yes, how we can find out the size of nuclei or how what parameter we should find। साइज बोलने के बाद क्या क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, साइज रिप्रेजेंट करता है एरिया, रेडियस हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ये स्फेरिकल हम कंसीडर करते हैं तो स्फीयर का एरिया निकाल लो, वहां पे रेडियस रहेगी, वॉल्यूम निकाल लो, रेडियस रहेगी, रेडियस ऑब्वियसली है,
डायमीटर रेडियस का डबल होता है। मतलब अल्टीमेटली एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत कॉमन है, दैट इज नथिंग बट द रेडियस। मतलब हम साइज ऑफ न्यूक्लियर फाइंड आउट करने मतलब रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस का एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे, दैट आर एक्स मतलब रेडियस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू r0 टाइम्स एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3। ये इक्वेशन ध्यान में रखना। राइट, वेयर A is atomic mass number। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है, किताब में गलती से वहां पे एटॉमिक नंबर लिखा गया है, तो वो ध्यान में रखना। राइट, और R0 की वैल्यू यहाँ पे होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। मतलब R0 इज इक्वल टू 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, और A इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर। राइट, अब यहाँ पे अगर ये रिजिड मॉलिक्यूल्स है न्यूक्लियस, मतलब तो इट विल डेफिनेटली हैव सर्टेन डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑल्सो डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम फाइंड किया, डेंसिटी इज गिवन बाय, क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले व्हाट यू कैन से न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं वो न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका एवरेज मास ले सकते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर से ही हमें पता चलता है। तो एटॉमिक मास ऑफ ईच न्यूक्लियस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास नंबर, दैट इज A। राइट, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे आएगा? यस, मास ऑफ न्यूक्लियस को अगर मैंने कैपिटल M से डिनोट कर दिया तो इट बिकम्स m इंटू ए। इन सबका सिग्निफिकेंस आखिरी में लिखता हूँ। और ये मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए। देयरफॉर डेंसिटी विल बी एज इट इज। वॉल्यूम मतलब क्या होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आर क्यूब मतलब आर एक्स क्यूब। ठीक है, will be equals to m into a, right? And therefore density into 4/3 pi rx, what is the value of rx is this, तो उसका क्यूब है तो r0 का क्यूब होगा into a to the power 1/3। तो आर एक्स, इसका भी पावर 1 क्यूब होगा, 3 होगा, तो ए टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, तो 3 3 कैंसिल होके बचेगा क्या, ए, विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए। राइट, यहाँ पे ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए कट गया, ये ए कट गया, और यहाँ से डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डेंसिटी बिकम्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m डिवाइडेड बाय पाई r0 क्यूब इट इज। So this is your equation number 2, where rho is a density, right? R0 के बारे में लिख दिया, स्मॉल m, कैपिटल M is mass of a nucleus and small m is average mass of nucleons, और nucleons मतलब क्या, that is protons and neutrons। राइट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एवरेज मास इट इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है कि हमें ये बताएगा वो कि कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर वो डीके होता है तो हाउ मच टाइम इट में टेक अप्रोक्सीमेटली टू गेट कंप्लीटली डीके। ये हमें बताता है कि इतने समय में कितने नंबर ऑफ एटम्स डीके होता है ना।
स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितने एटम्स पैरेंट न्यूक्लियाई पैरेंट एटम्स या पैरेंट न्यूक्लियाई डीके करता है, इन सब के बारे में हमें ये आइडिया देता है। ये हमें यहाँ से हमें एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, राइट। तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, इसको समझने के लिए हमें पहले एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा जिस जो कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उसके पास कितने पैरेंट न्यूक्लियाई या एटम रहते हैं, और आफ्टर टाइम टी मतलब कुछ समय के बाद वो डीके होते जाएगा। जैसे ही वो डीके होते जाएगा तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल और आफ्टर सम टाइम टी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट, ये हमें बताना पड़ेगा, और फिर वहां से हमें ये रिलेशन बिल्डअप करेंगे, मतलब लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के फाइंड आउट करेंगे। तो लेट n0 be the number of parent atoms or nuclei at time t equal to 0, है ना। और t इक्वल्स टू t समय के बाद वो कितने बचेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय n ऑफ t। तो नंबर ऑफ पैरेंट एटम्स और न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम t, राइट। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ डिकेज होता है, तो dn मतलब डिफरेंशियल नंबर ऑफ डिकेज इन टाइम t, राइट। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे बनता है, देयरफॉर दिस नंबर ऑफ डिकेज, है ना, डिफरेंशियल नंबर ऑफ डिकेज मतलब नंबर ऑफ डिकेज, दिस dn ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के साथ। तो टाइम मतलब dt, ये अगर dn लिया है तो dt इज डिफरेंशियल टाइम, right? So this dn is directly proportional to what, dt, and is also directly proportional to what, the number of decays, मतलब कुछ समय के बाद कितने बचेंगे नंबर ऑफ पैरेंट एटम्स या न्यूक्लियाई, तो ये हो जाएगा n ऑफ t। इट इज dn is directly proportional to n of t times dt। बट ये हो क्या रहा है कि टाइम t के बाद नंबर ऑफ पैरेंट एटम्स या न्यूक्लियाई ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। माइनस साइन को मत भूलना यहाँ पे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालते हैं, कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट dn इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टाइम्स n ऑफ t इनटू dt, राइट। हमें तो n ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेडियोएक्टिव डीके में, राइट। तो क्या करेंगे, इस dn से n मतलब ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर सर्टेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, ये dn है नंबर ऑफ डिकेज, और इधर भी नंबर ऑफ डिकेज है टाइम t, इसको उधर शिफ्ट कर दो, देयरफॉर दिस बिकम्स dn बाय n ऑफ t which is equals to minus of lambda times dt, राइट। अब यहां से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग लेफ्ट हैंड साइड ओवर द लिमिट फ्रॉम, यहाँ पे नंबर ऑफ डीकेज है, तो इनिशियल n0 है, फाइनल n ऑफ t है, तो ओवर द लिमिट फ्रॉम n0 टू n ऑफ t हो जाएगा ये, एंड RHS ओवर द लिमिट फ्रॉम, RHS साइड में क्या है हमारे पास, dt टाइम है, तो टाइम की लिमिट n0 के वक्त t इक्वल टू 0 है और n ऑफ t के वक्त t है, इसलिए इसको 0 टू स्मॉल टी, इतने लिमिट के लिए राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो व्हाट विल गेट, इंटीग्रेशन dn डिवाइडेड बाय n ऑफ t ओवर द लिमिट n0 टू n ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t
माइनस लैम्बडा इंटू डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। नो, अब ये n का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मतलब इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट होता है, ये dn मतलब क्या है 1 इंटू डी एन है, राइट। इसको मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू n, n ऑफ t मतलब सिर्फ टाइम के टर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो n ऑफ t आया है, तो n ना डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू n इज 1। तो इंटीग्रेशन में जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहता है तब इसका आंसर क्या रहता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा ln ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज n ऑफ t, राइट, ओवर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम n0 टू n ऑफ t इट इज विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस लैम्बडा बाहर इंटीग्रेशन dt बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट t over the limit from 0 to t it is, लिमिट पुट अप कर देते हैं तो व्हाट विल गेट देयरफॉर ln ऑफ, पहले अपर लिमिट n ऑफ t की जगह पे n ऑफ t, तो ln ऑफ n ऑफ t माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट दैट इज ln ऑफ लोअर लिमिट दैट इज n0 which is equals to minus lambda t minus 0 is t, therefore ये l log a minus log b है which is equals to log of a by b, मतलब n of t by n0 हो जाएगा which is equals to minus lambda times t, which is equals to, अब ये n of t फाइंड आउट करना है तो ये ln को इधर भेज देंगे। अब ln मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है इट इज ऑफ बेस e, तो ये जब इधर से इधर जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो ये e, ये माइनस राइट हैंड साइड पूरी की पूरी बेस के पावर में चले जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा n of t बाय n0 which is equals to e to the power minus lambda t, और यहां से n of t निकालेंगे तो n of t will be equals to n0 into e to the power minus lambda t, this is law of radioactive decay, राइट, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। यहां से अगर हमें एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो एक्टिविटी मतलब क्या डिके रेट, राइट, ऑल्सो द डिके रेट that is called as activity, a is एक्टिविटी क्या आएगी ये इस इक्वेशन से हमें पता चलेगी एक्टिविटी, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू dn अपॉन dt, और डी के रेट कम हो रहा है मतलब ये माइनस साइन के साथ लेके आएंगे तो माइनस आएगा इधर माइनस dn, और dt नीचे आएगा, बचेगा क्या लैम्बडा इंटू एन ऑफ टी, राइट, so therefore minus dn by dt is equals to lambda times n of t, दिस इज नथिंग बट द एक्टिविटी, ये है माइनस डी एन बाई डी टी, तो ये माइनस डी एन बाई डी टी की जगह पे ए ऑफ टी रख देता हूँ, दैट इज एक्टिविटी एट टाइम टी, क्योंकि टाइम टी के फॉर्म में यहाँ पे है, एंड दैट इज लैम्बडा इनटू एन ऑफ टी की वैल्यू क्या है ये दैट इज एन जीरो इनटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, so this is the activity at time t, and what about the activity time t equals to 0, तो क्या करेंगे इसी जगह पे एक्टिविटी की जगह पे, मतलब एक्टिविटी के इक्वेशन में टाइम टी के जगह पे 0 पुट अप कर दो, राइट, so therefore at time t equals to 0 the activity is a0, right, so therefore a0 is equals to क्या आएगा लैम्बडा विल बी एज इट इज
n of t, sorry, n0 will be as it is, e to the power minus lambda t, e to the power minus lambda into 0. So minus lambda into 0 is 0, e to the power 0 is 1. So therefore a0 is equals to lambda times n0, और ये a0 की वैल्यू लैम्बडा टाइम्स n0 इक्वेशन 2 में अगर रखते हैं तो हमें a of t in terms of a0 मिलेगा. So therefore from equation 2 what will get, a of t is equals to lambda times n0, है ना, lambda time n0 is a0, it is a0 times e to the power minus lambda t. This is the activity, राइट. दिस इज नथिंग बट द लॉ. वैसे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके पूछा तो इतना ही करना, ये एक्टिविटी वगैरह के बारे में पूछा तो यहाँ तक के करना पड़ेगा. ठीक है. इसके कुछ यूनिट्स है, लाइक बैक्वेरेल होता है, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट व्हाट यू कैन से, यस, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम या डीके पर टाइम, है ना. इस तरीके से इसके यूनिट्स है, तो वो यूनिट्स रहेंगे एक्टिविटी के. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रेडियोएक्टिव डीके. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. अब हाफ लाइफ मतलब क्या, तो कितने समय में, दिस इज डिनोटेड बाय टी हाफ. मतलब एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसको आधा होने के लिए जितना समय लगेगा, दैट टाइम इज नथिंग बट हाफ लाइफ टाइम. टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय द रेडियोएक्टिव material or species to get half by its mass, मतलब मास के टर्म में आधा बोलो, और हाफ नंबर ऑफ एटम्स. तो उस समय को द टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, दैट इज टी हाफ. अब टी हाफ में जो पेरेंट एटम्स इनिशियल है वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे. तो इसके लिए हम ये फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके यूज करते हैं. सो देयरफॉर बाय लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, क्या कहता है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, दैट एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू n0 टाइम्स e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इट इज. ठीक है. तो एट t इक्वल्स टू टी हाफ, तो ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके क्या कहता है फिर. सो देयरफॉर एट t इक्वल्स टू टी हाफ, मतलब t के जगह पे टी हाफ रख देंगे, दिस n ऑफ t इज इक्वल्स टू n0 by 2. आधे हो रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स गेट्स हाफ, तो n ऑफ t के जगह पे n0 by 2 कर देंगे, तो n ऑफ t के जगह पे n0 by 2 कर दिया, इज इक्वल्स टू n0 into e to the power माइनस लैम्बडा t हाफ. कुछ कैंसिल वगैरह होगा, क्या कैंसिल हो रहा है, ये n0 n0 कैंसिल, राइट. तो t हाफ फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा. ये 2 ऊपर आएगा और e टू द पावर माइनस लैम्बडा t हाफ नीचे जाएगा. इट बिकम्स 1 बाय e टू द पावर माइनस लैम्बडा t हाफ इज इक्वल्स टू 2, और ये e टू द पावर माइनस लैम्बडा t हाफ इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा पावर. इट इज e टू द पावर लैम्बडा t हाफ इज इक्वल्स टू 2. दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें टी हाफ फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ई वगैरह रहा तो लॉग ले लेने का. तो टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अगर हमने लॉग ले लिया तो ln ऑफ e टू द पावर लैम्बडा t हाफ विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ 2, राइट। तो ये ln ऑफ e, ये log ऑफ a टू द पावर b अगर है तो पावर सामने आ जाता है, तो दैट इज लैम्बडा इनटू t हाफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये ln ऑफ e बचेगा, ln ऑफ e इज 1, ln of e and log of 2 is 0.693, right? So t half comes out to be equals to 0.693 divided by lambda. So this is the half lifetime. Okay, this is you are having in chemistry as well. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन दैट इज 0.693 टाइम्स 1 बाय लैम्बडा और 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इट इज, राइट। और एक छोटा सा डेरिवेशन है दैट इज एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पीसीज, राइट। अब ये एवरेज लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझेंगे। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स decaying in time dt, इन टाइम dt मतलब क्या, दैट इज बिटवीन t टू t प्लस dt, राइट। t टू t प्लस dt मतलब dt, डिफरेंस ले लो, t प्लस dt माइनस t, tt कैंसिल, बचेगा क्या, dt, राइट। तो dt इतने समय में कितना, कितने रेडियो एक्टिव एटम्स डीके हो रहे हैं, आर। इसके लिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमें हेल्प करेगा, क्या कहता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये शुरुआत का इक्वेशन, लैम्बडा एन ऑफ टी डी टी, राइट। लैम्बडा एन ऑफ टी डी टी मतलब ही क्या, दैट इज लैम्बडा एज इट इज, एन ऑफ टी मतलब एन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इंटू डी टी, ठीक है। इसमें टी मतलब क्या है, हियर दिस टी इज नथिंग बट द लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम, राइट। तो लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मटेरियल और स्पीसीज, राइट। और एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो एवरेज मतलब क्या, टाउ विल बी नथिंग बट, मतलब टाउ को हम एवरेज लाइफ बोलेंगे, इट इज एवरेज लाइफ, राइट। तो देयरफॉर टाउ, देयरफॉर द एवरेज लाइफ of a radioactive species is क्या आएगा, टाउ विल बी इक्वल्स टू, अब ये रेडियोएक्टिव स्पीसीज को डिकम्पोज होने के लिए, पूरा का पूरा डिके होने के लिए, डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता सर, देखो अगर मान के चलते हैं हमारे पास यूरेनियम है 10 किलो का, 10 किलो यूरेनियम है फॉर एग्जांपल, इसको आधा होने के लिए मान के चलते हैं 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, आधा होने के लिए। तो 2 दिन मतलब 48 आवर्स जो है ये उसका हाफ लाइफ टाइम हो गया, 2 दिन ये हाफ लाइफ टाइम हो गया। तो 2 दिनों में वो 10 किलो का 5 किलो होगा, उसके दूसरे दिन 5 किलो का जीरो नहीं होगा, 5 किलो का आधा होगा, 2.5 किलो, फिर उसके 2 दिन बाद 2.5 किलो का आधा 1.25 किलो, फिर उसके 2 दिन के बाद 1.25 किलो का आधा, फिर उसके 2 दिन के बाद उसका आधा, फिर उसके 2 दिन के बाद उसका आधा, ऐसे करते 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 कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अमाउंट मास ऑफ यूरेनियम हमारे पास बचते रहेगा, उसका आधा 2 दिन के बाद होते जाएगा। तो दैट दैट इज नथिंग बट द हाफ लाइफ टाइम।
तो ये कब तक के वो होगा वो हमें नहीं पता. सो वी कैन टेक दैट मैक्सिमम टाइम as taken by the uranium or any radioactive material to decompose completely, तो it will be infinity, है ना, जीरो से स्टार्ट होते हुए इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है. अब देखो कैसे वैल्यूज को पुट अप करना है. ये जो डिकम्पोजिशन मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डीके जो हो रहे हैं इसको उठा के वहां पे रख दो सबसे पहले. तो दैट इज लैम्बडा इंटू एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इंटू डी टी. ठीक है. अब इसका एवरेज लाइफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी, लाइफ टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आ गया लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. और एवरेज फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन जीरो से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो एन जीरो से डिवाइड कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिलेगा. ये एन जीरो कैंसल. देयरफॉर टाउ विल बी इक्वल्स टू क्या बचता है, लैम्बडा इज कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1 इंटू लैम्बडा लैम्बडा इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी क्या बचा, लैम्बडा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी. लैम्बडा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इंटू डी टी. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रखने की कोशिश करो. नहीं तो ये यहाँ पे इसको वो आइलेट या लिएट रूल जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो यहाँ पे अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते बैठना पड़ेगा. तो वो 2 मार्क के लिए वो मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा. तो बेटर वे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ध्यान में रखो, एंड दैट वैल्यू इज टाउ इज इक्वल्स टू ये लैम्बडा इनटू इसका आंसर आता है 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर. और ये 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर अगर आता है तो ये एक लैम्बडा और ये एक लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा. तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा, ये हमें मिल जाएगा. ठीक है. इसको हाफ लाइफ टाइम के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड टी हाफ क्या होता है, इज 0.693 बाय लैम्बडा. राइट, ये इसका इक्वेशन है. तो 1 बाय लैम्बडा मतलब टाउ. तो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा की जगह पे टाउ रख देंगे तो इट इज 0.693 टाइम्स इनटू टाउ हो जाएगा. मतलब ही एवरेज लाइफ दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू टी हाफ बाय 0.693. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर. इसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके भी है. उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली पढ़ो. और उसके कंपैरिजन का एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर के डाला है, तो उसको पढ़ लो एक बार. या वो जो मतलब वहां पे जाएंगे तो वो जो उसका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो याद कर लेना क्या होता है करके कंपैरिजन. ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का. राइट. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर. राइट. छोटा ही है, छोटे छोटे डेरिवेशंस है, उसको करने की कोशिश करो. राइट. ठीक है. चलो. सो थैंक यू वेरी मच. वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो और सब्सक्राइब करते चलो चैनल को. ठीक है. थैंक यू.